हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रैंकर्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे 7 बजे वाली इस क्लास में, जहां पर मैं रोज असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट्स के साथ हिमाचल जीके की एक सीरीज डिस्कस कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स रह सकते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं, एंड तक बनिए रहिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आज रहने वाला है वो क्या रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारी स्टेटमेंट्स क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमीरपुर की स्थापना 1700 ईस्वी में हमीरचंद ने की थी। पहली ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है हमीरचंद ने हमीरपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको सही देखने को मिल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही रहने वाली है। पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट आपको इसकी सही देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो हमारा फोकस नहीं है कि हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमीरपुर। जैसा कि मैंने कहा, आपको देखने को मिलेगा कि हमीरपुर की स्थापना किसने की थी। हमीरपुर की स्थापना आपको देखने को मिलेगी हमीरचंद ने की थी। हमीरचंद ने की थी। और ध्यान रखिएगा 18वीं शताब्दी तक ये किसके कंट्रोल में था, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये मुगलों के कंट्रोल में रहा था। उसके आगे अगर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है हमीरचंद ने एक किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आप देखेंगे आगे चलकर कि हमीरपुर जो है वो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमीरपुर 1806 से लेकर 1846 तक, यहाँ बात कहाँ कब तक की हो रही है, 783 तक की बात यहाँ पे हो रही है, 8वीं शताब्दी जो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 1806 से लेकर 46 तक आपको देखने को मिलेगा कि ये किसके कंट्रोल में रहा, सिखों के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि 1846 में ये क्या बनेगा, तो जब सिखों को पहला आंग्ल सिख युद्ध में हराया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके बाद ये बनने वाला है तहसील कार्यालय। ये बन जाएगा तहसील कार्यालय, जो है कार्यालय आपको बनता हुआ दिखाई देगा। 1846 में नहीं, सॉरी 1884 में जो है हमें ये तहसील कार्यालय जो है बनता हुआ दिखाई देगा। और 88 में आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तहसील मुख्यालय आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बारे में आप नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं और देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए रहने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन रहेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। घमंडचंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर शहर की स्थापना की थी तथा चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पहली स्टेटमेंट ये आपको देखने को मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट जो देखने को मिलेगी, राजा संसार चंद ने टिहरा में 1793 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन सा कथन आपको सही देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही रहेंगे। कौन से कथन रहने वाले हैं सही भाई, दोनों कथन यहाँ पे सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर होगा। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के बारे में, सुजानपुर टिहरा से संबंधित चीजें हम देख लेते हैं। सुजानपुर टिहरा की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि टिहरा की पहाड़ियों पर जो सुजानपुर की पहाड़ियां हैं वहां पर टिहरा नामक फोर्ट किसने बनवाया था, तो आपको देखने को मिलेगा वो शासक रहने वाले हैं अभयचंद। तो अभयचंद के बारे में ध्यान रखेंगे कि इन्होंने टिहरा फोर्ट बनवाया था सुजानपुर की पहाड़ियों पे। फिर इसके बाद एक शासक आएंगे घमंडचंद। घमंडचंद आपको देखने को मिलेगा ये सुजानपुर शहर की स्थापना करवाएंगे 1761 में, और साथ ही यहाँ पे चामुंडा मंदिर का निर्माण भी करवाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे किसके बारे में, संसार चंद के बारे में। तो संसार चंद जो है सुजानपुर टिहरा को क्या करेंगे, सुजानपुर टिहरा को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने बनाया था भाई सुजानपुर टिहरा को। ग्रीष्मकालीन क्या आप जो है इसे कीजिएगा, राजधानी बनाया था इन्होंने, राजधानी बनाया था इन्होंने। और 1793 में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया इन्होंने, जैसे 93 में गौरी शंकर मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूँ तो 1823 में आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, नरवदेश्वर मंदिर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए रहने वाला है, 1820 में यहाँ कौन आए थे, यहाँ आए थे मूर क्राफ्ट आपको आते हुए यहाँ दिखाई देंगे। तो इतनी चीजें आपको सुजानपुर टिहरा के संबंध में पता होनी चाहिए। तो इन्हें जो है आप प्लीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो रहने वाला है,
नदौन किस नदी के किनारे है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा भाई नदौन किस नदी के किनारे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ब्यास नदी इसका आंसर रहने वाला है, ब्यास नदी के ये किनारे रहेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, नदौन किस नदी के किनारे है, तो हमने पढ़ा इसके बारे में कि भाई ब्यास नदी के किनारे है। और आप ध्यान रखेंगे अमतर के पास ही स्थित है, ये अमतर के पास स्थित है। और संसार चंद की क्या था, ये संसार चंद की आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी देखने को मिलेगी। संसार चंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये रहने वाली है। इसके अलावा बात करूं तो मंडी के जो शासक थे ईश्वरी सेन, मंडी के शासक कौन थे, ईश्वरी सेन जो थे, उनको भी संसार चंद ने यहाँ 12 वर्षों तक कैद रखा था। तो आपको नोट करना है ये चीज भी कि 12 वर्षों तक संसार चंद द्वारा ईश्वरी सेन जी को कहां पर रखा गया था, तो वो रखा गया था नदौन की जेल में। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें कौन यहाँ से छुड़ाएगा, तो अमर सिंह थापा इनको यहाँ से निकालेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात करूं तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि आएगा नदौन, आएगा नदौन तो जाएगा कौन, जाएगा कौन, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट भी संसार चंद की रहने वाली है। इसके अलावा मूरक्राफ्ट आपको 1820 में यहां पर आते हुए दिखाई देंगे, मूरक्राफ्ट। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि 2000 ईस्वी में यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा यशपाल साहित्य संस्थान आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो भाई ये आप नोट कीजिएगा, इतनी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। जहाँ पे मैंने बात की नदौन किस नदी के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे है, अमतर के पास हमें देखने को मिलेगा, संसार चंद की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मंडी में ईश्वरी सेन जो राजा थे मंडी के, उनको 12 वर्षों तक किसने, संसार चंद ने भाई कहाँ रखा था, तो नदौन में ही कैद करके रखा था। आएगा नदौन जाएगा कौन किसकी स्टेटमेंट है, संसार चंद की है। मूरक्राफ्ट 1820 में यहाँ पे आते हैं और 2000 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा यशपाल साहित्य संस्थान जो है यहाँ पर हिमाचल सरकार द्वारा खोला गया था। आगे बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन रहेंगे भाई, तो चौथा जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, पहला कथन वो है महल मुरिया युद्ध कब हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था। द बैटल ऑफ महल मुरिया वाज फॉट इन 1806 एडी आपको देखने को मिलेगा। क्या पहली स्टेटमेंट सही है? दूसरा है इस युद्ध में गोरखाओं ने संसार चंद को पराजित किया था। तो गोरखाओं ने इस युद्ध में संसार चंद को पराजित किया था या संसार चंद ने जो है गोरखाओं को पराजित किया था, ये आपको यहाँ पे मुझे बताना है। तीसरी स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो युद्ध के बाद राजा संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली थी। तो भाई कांगड़ा किले में शरण ली थी या नहीं, ये भी आपको मुझे बताना है। तो आप देखेंगे कि तीनों ही चीजें जो है यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेंगी। तो पहले एक बार हम बात कर लेते हैं इस युद्ध के बारे में। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ पे, तो ये आप नोट कीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा महल मुरिया युद्ध। महल मुरिया युद्ध की अगर बात की जाए 1806 में, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये किसके बीच में हुआ, संसार चंद और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच में लड़ा गया था। महल मुरिया हमीरपुर में आपको एक स्थान देखने को मिलेगा वर्तमान में। तो वहां पे ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में अमर सिंह थापा जो है संसार चंद को हरा देते हैं। तो अमर सिंह थापा जब संसार चंद को हराएंगे तो ये नगरकोट के किले में शरण लेते हुए आपको संसार चंद दिखेंगे। तो वहां पे जब ये शरण लेंगे तो उसके बाद ये 1-2 साल वहां पर शरण लेंगे और गोरखाओं को भगाने के लिए, क्योंकि अमर सिंह थापा वही जो है नाकाबंदी कर लेते हैं, किलाबंदी वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बाहर जो है पूरा घेरा बनाकर इन्होंने रखा होता है। तो उसके बाद क्या होगा, अमर सिंह थापा को हटाने के लिए संसार चंद महाराजा रंजीत सिंह के पास हेल्प के लिए जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक संधि होगी, ज्वालामुखी की संधि, ज्वालामुखी की संधि आपको देखने को मिलेगी। और इस संधि में क्या होगा, इस संधि के माध्यम से वादा किया जाता है संसार चंद को कि जो महाराजा रंजीत सिंह है, संसार चंद ऑफर करते हैं कि भाई मैं आपको कांगड़ा के कुछ गांव दूंगा प्लस आपके लिए नगरकोट किला दिया जाएगा। तो आप जो है किसी अमर सिंह थापा को क्या कर दो भाई, यहाँ से भगा दो। तो आपको देखने को मिलेगा फिर उस प्रकार से अमर सिंह थापा को महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा भगाया जाता है। और अमर सिंह थापा कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद अर्की में जाएंगे। और अर्की में हम देखेंगे कि किस शासक को ये अर्की से उठाएंगे, अर्की से भगाएंगे, उसके बारे में हम आज या आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि आपको कौन जो है यहाँ पे जगत सिंह देखने को मिलेगा। जगत सिंह को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से भगाएंगे और यहाँ पर जो है अपना मुख्यालय गोरखाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस तरह से महल मुरिया युद्ध चला था। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया
क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम हिमाचली कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले हिमाचली कौन थे? तो आपको देखने को मिलेंगे लांस नायक लाला राम जी आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो ये तो रही जो लांस नायक लाला राम जी है इनकी बात, लेकिन इसके अलावा आपको एक और व्यक्ति याद रखने हैं, यशपाल। और यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी लोगों को पता होगा, भूपल हमीरपुर में हमें इनका जन्म होता हुआ दिखाई देगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि ये कब आखिर स्वतंत्रता संग्राम में उतरे थे, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कब से हिस्सा लेना शुरू किया था? तो 1918 वो तारीख रहने वाली है जब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका पदार्पण हुआ था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें क्या है, इन 1966 हमीरपुर वाज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश एज अ तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पंजाब। तो भाई पंजाब से क्या कर दिया गया था, हमीरपुर को 1966 ईस्वी में हमीरपुर को कांगड़ा जिले की एक तहसील के रूप में पंजाब से हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था। तो पहली ये स्टेटमेंट रहने वाली है। दूसरी है 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर को कांगड़ा जिले से अलग कर स्वतंत्र जिला बनाया गया था। पूरा एक इतिहास देखेंगे किस तरह से हमीरपुर एक जिला बनता है उसके बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही रहने वाली है। 1966 1 नवंबर की तारीख, और उस तरह से आपको चीजें पता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे प्रश्न का आंसर रहने वाला है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम कि कैसे जो है इतिहास शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि भाई 1947 जब भारत आजाद हुआ या हिमाचल प्रदेश का गठन जब हमें देखने को मिलता है, उस समय से बात करते हैं, तो तब से लेकर 1966 तक आपको देखने को मिलेगा कि हमीरपुर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी हमीरपुर पंजाब के अंडर है। लेकिन फिर आती है हुकुम सिंह समिति और आपको देखने को मिलेगा 1 नवंबर 1966 को इसे कहाँ मिलाया जाएगा, कांगड़ा जिले में हमीरपुर को ऐड कर दिया जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आगे चलकर बड़सर और हमीरपुर को अलग कर दिया जाएगा। इन दो तहसीलों से एक नया जिला जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसका क्या नाम रहने वाला है, हमीरपुर उस जिले का नाम रहेगा। और ये तारीख रहने वाली है 1 सितंबर 1972। और इसके बाद 1980 की तारीख आएगी, और इस तारीख को क्या होने वाला है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 तहसीलें कर दी जाती है। सुजानपुर टीरा एक रहेगी जिसमें दूसरी भोरंज रहने वाली है, और तीसरी आपको नदौन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरी भोरंज और तीसरी नदौन, और पहले से 2 थी वही बड़सर और हमीरपुर। तो इस तरह से 5 जिले बनाकर क्या कर दिया गया, आपको देखने को मिलेगा कि 5 तहसीलों वाला एक जिले का निर्माण किया गया पूरी तरह से, वो हमीरपुर आपको देखने को मिलेगा। आज का हमीरपुर 1980 में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का भेड़ प्रजनन केंद्र ताल किस जिले में स्थित है? तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश का जो भेड़ प्रजनन केंद्र है ताल, वो किस जिले में आपको देखने को मिलेगा, तो वो रहने वाला है हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करूं तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ और क्षेत्र, वैसे हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार पूरा जिला क्योंकि हम कवर कर रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी है कि जान लिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमीरपुर में हमें और क्या देखने को मिलता है, तो एक तो आपको NIT देखने को मिलेगी, इसके अलावा एक आएगा पक्का भरू नामक स्थान आएगा। भी इसमें क्या था, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो अधीनस्थ चयन बोर्ड था उसका मुख्यालय देखने को यहाँ पर मिलेगा। आपको यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो दूसरा जो स्थान रहने वाला है उसे कहेंगे पकपड़ो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा आकाशवाणी केंद्र जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा अगर बात करूं तो यहीं पे एक स्थान है डुंगरी नामक स्थान है, कहाँ पे, भोरंज में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नवोदय स्कूल रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करूं तो चौथा जो पॉइंट आपके लिए रहने वाला है वो क्या रहेगा, आपको मुझे बताना है कि जिलाड़ी में क्या है। तो जिलाड़ी में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलेगा दुग्ध अभिशीतन केंद्र हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो इतने कुछ चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है कि किस तरह से चीजें यहाँ पे आपको चलती हुई दिखा दे रही है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये स्थान भी कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें। तो भाई ये सारे स्थान भी हमें हमीरपुर में देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको ये अब तक रिवाइज हो चुके होंगे पूरी तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन यहाँ पे रहेंगे? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हमीरपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। दूसरा, हमीरपुर की जनसंख्या घनत्व जो है 407 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें पता चलता है। हमीरपुर हैज अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 407 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो हमें पता चलता है 2011 के सेंसस से। भाई तो क्या कौन सा कथन यहाँ पे सही रहने वाला है? तो आप सभी को पता होगा। पहले तो ऊपर सबसे छोटा जिला है, तो वो आप सभी लोगों को पता है कि उसका एरिया कितना है। और यहाँ पे बात करूँ तो डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो यहाँ पे बताई गई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर भी सही रहने वाले हैं। अब इसके साथ देख लेते हैं कि हमीरपुर में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से या इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद आता है वो कौन सा आता है? भाई साक्षरता हमें याद आता है। साक्षरता हमें याद आता है। कितनी साक्षरता है? तो आप सभी को पता होगा कि हमीरपुर की जो है इतनी साक्षरता हमें देखने को मिलती है। आगे बात करूं तो पहला रहने वाला है, फर्स्ट किसमें है? हमीरपुर साक्षरता में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट किस किस में है, उसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक सेकेंड। इसके अलावा बात की जाए तो आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व जो कि अभी हमने पढ़ा कि कितना है, 407 है। कब से? 2011 की जनगणना में हमें देखने को मिला है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा वो क्या रहने वाला है? लिंगानुपात। लिंगानुपात इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1095 आपको देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। और फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें भी कौन है? हमीरपुर है। आगे बात करूं तो सड़क घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? सड़क घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? तो ये भी हमें हमीरपुर का देखने को मिलेगा। 1.35 किलोमीटर प्रति व्यक्ति हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपको आगे क्या देखने को मिलेगा भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैंने पहले भी नोट करवाया आपको, पपीता उत्पादन में प्रथम स्थान है इनका। प्रथम स्थान है किसका? हमीरपुर का आपको देखने को मिलेगा। और छोटे में बात की जाए तो छोटे में सबसे पहले कहाँ आता है? तो सबसे छोटा जो है आपको देखने को मिलेगा। एक तो क्षेत्रफल के आधार पर है हमीरपुर, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वन क्षेत्रफल भी इसका ही सबसे कम रहने वाला है अभी। तो ये दो पॉइंट भी आपको नोट करने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन्हें भी आप नोट कीजिएगा। तो ये हमीरपुर से संबंधित कुछ जनसांख्यिकी जो आंकड़े थे वो मैंने आपके सामने पेश किए। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन रहने वाले हैं? हमीरपुर के उत्तर में कांगड़ा जिला स्थित है तथा ब्यास नदी दोनों जिलों की सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हमीरपुर का भूगोल आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमीरपुर के उत्तर में कांगड़ा जिला है तथा ब्यास नदी दोनों जिलों की सीमा बनाती है। हमीरपुर शहर समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर होगा। दोनों कथन यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमीरपुर के बाकी जिलों में या किस तरह से जो है अवस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमें जो है ये हमीरपुर देखने को मिल रहा है। अभी हमीरपुर यहाँ पे रहने वाला है। हमीरपुर के ऊपर वाले क्षेत्र में बात की जाए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊपर को कांगड़ा देखने को मिलेगा। और ये जो नदी जा रही है वो कौन सी देखने को मिलेगी? आपको ब्यास नदी देखने को मिलेगी। यहीं पे एक खड्ड देखने को आपको मिलेगी जिसे कहा जाता है, हमीरपुर में अगर बात की जाए तो कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक रहेगी? तो आपको देखने को मिलेगा हमीरपुर में ब्यास की सहायक नदियों की यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको कुना खड्ड देखने को मिलेगी, मान खड्ड देखने को मिलेगी और बेकर खड्ड देखने को मिलेगी। तो 3 खड्डें रहने वाली है। यहाँ पे इस तरफ बात की जाए हमीरपुर के तो यहाँ भाई उन्ना देखने को मिलेगा आपको पश्चिमी वाले इलाके में। दक्षिण में क्या रहेगा इसके? बिलासपुर देखने को मिलेगा। और इस साइड आपको मंडी देखने को मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे कि जो बेकर खड्ड है वो और जो सिर खड्ड दक्षिण से जाती है बिलासपुर की साइड को वो। तो यहाँ पे मंडी से कौन? बेकर खड्ड और साथ में ही सिर खड्ड दोनों आपको सीमा बनाती हुई दिखाई देगी।
और इस तरह से जो है चीजें हमें देखने को मिला कि कैसे जो है हमीरपुर के चारों ओर कौन है, ऊपर कांगड़ा है, उत्तर में अगर बात की जाए पूर्व में मंडी रहेगा, पश्चिम में ऊना और यहाँ पे दक्षिण में हमें बिलासपुर देखने को मिल रहा है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। और सिरखड़ कहाँ जाकर मिलेगी, तो सेरी में आपको जाती हुई दिखाई देगी, सतलुज में वो आपको मिलती हुई आगे जाकर मुहाना बनाती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे मुंडोखर और जो है सुकरखंड उसमें मिलती हुई आपको दिखाई देगी। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो रहेगा आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जखधार किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जखधार किस जिले में स्थित है, हमीरपुर इसका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमीरपुर में और कौन कौन सी धारें देखने को मिलती है, एक तो आपको लिखना है भाई मेरे साथ जखधार, एक तो जखधार रहने वाली है, दूसरा आपको चबूतरा देखने को मिलेगी और तीसरा जो है 16 सिंगी धार जिसे चिंतपूर्णी और जसमा के नाम से भी जाना जाता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक तो रही जखधार, दूसरी कौन सी देखने को मिल रही है अभी यहाँ पे चबूतरा धार हमें देखने को मिल रही है और तीसरी रहने वाली है 16 सिंगी धार, 16 सिंगी धार आपको देखने को मिलेगी। अब एक एक करके थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो जखधार की इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो हमीरपुर इसके पूरब में है, हमीरपुर इस धार के पूरब में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पूर्व वाले क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र की ओर आपको हमीरपुर देखने को मिलेगा। और ये जो जखधार है ये कहाँ से, नादौन से हमीरपुर में एंट्री लेती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जखधार जो है हमीरपुर में कहाँ से एंटर होती है, तो वो रहने वाली है नादौन जगह का नाम। फिर बात करते हैं 16 सिंगी धार, 16 सिंगी धार आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये हमीरपुर की सबसे लंबी धार है, हमीरपुर की सबसे लंबी धार आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे कहा जाता है चिंतपूर्णी धार भी कहा जाता है इसे। और आप देखेंगे उन्ना पढ़ने के दौरान भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चोटियां यहाँ पे देखने को मिलती है। और प्लस आपको देखने को मिलेगा कि इसी को क्या कहा जाएगा, उन्ना में जसवा धार भी इसी को कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट करना है। इतनी कुछ जो है हमीरपुर की जो पहाड़ियां हैं उनसे रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेशन रहने वाली है, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्यास नदी हमीरपुर को कांगड़ा जिले से अलग करती है। मानखंड हमीरपुर जिले के पश्चिमी भाग में बहती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, नदियों के बारे में है। तो ब्यास नदी हमीरपुर को कांगड़ा जिले से अलग करती है। तो पहली पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमने पढ़ा है मानखंड हमीरपुर जिले के पश्चिमी भाग में बहती है। तो थोड़ा जो है ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसको भी थोड़ा जो है हमीरपुर के मैप से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि मैंने कहा आपसे, ये रहने वाला है हमारा हमीरपुर वाला क्षेत्र। इस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको उन्ना देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करूँ तो आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी मंडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मंडी। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा। तो कांगड़ा और इसको तो क्या कर रहा है, अलग किया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्यास नदी के द्वारा अलग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि बेकरखट जो है मंडी और हमीरपुर के बीच में जो है बाउंड्री बनाती हुई आपको दिखाई देगी। तो नीचे जो है बेकरखट रहने वाली है और हमीरपुर के पश्चिमी वाले इलाके में आपको कौन सी नदी बहती हुई दिखाई देगी, तो वो मानखट रहने वाली है। और ऊपर से आपको एक कुनाखट यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे बात करूँ तो सिरखट जो है हमीरपुर के दक्षिण वाले हिस्से से निकलते हुए मंडी और जो हमीरपुर है उन दोनों के बीच में आपको सीमा बनाती हुई दिखाई देगी। और नीचे मैंने कहा था सतलुज में जाकर ये मिलती है बिलासपुर वाले क्षेत्र में। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहीं पे आपको एक जो है मुंडोखर खट देखने को मिलेगी और सुकर खट जो है सिरखट की सहायक नदियों में देखने को मिलेगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट आपको चीजें यहाँ पता होनी चाहिए। इस तरह से हमीरपुर में हमें रिवर सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें मैंने आपके साथ चीजें डिस्कस की। इस क्लास का जो हैंड रिटन पीडीएफ है और जो इसका कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ है वो आपको हमारी ऐप पर अवेलेबल रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारी द रैंकर्स नेक्स्ट जेन एकेडमिक्स ऐप जो है डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यूआर कोड यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, तो आप जो है क्यूआर कोड स्कैन करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आई होप आपने जो है अभी तक ऐप जो है डाउनलोड कर ली होगी। और अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इसे जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है पुलिस का कोर्स जल्दी लॉन्च होने वाला है। आई होप आपको चीजें जो है अच्छे से समझ आ रही होगी मेरे साथ क्लास में। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। बाय।